नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इकाई नंबर 2 बूढ़ी काकी जो एक कहानी है। इस कहानी का वीडियो सबसे पहले हमने छोटे से फिल्म के माध्यम से देखा था। उसके बाद हमने इस कहानी के कहानीकार प्रेमचंद जी का परिचय आपको दिया था। साथ ही साथ संपूर्ण कहानी का गुजराती में अनुवाद भी आपको मैंने रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनाया था। तो अब सीधे चलते हैं। यह जो पाठ है वो हिंदी में हम पढ़ाएंगे, तो आप शांति से ये जो पाठ है वो सुनना। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। दोस्तों, जो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब जब बूढ़ापा आ जाता है तो बहुधा मतलब अधिकतर, व बचपन मतलब बालपन, जो बाल्यावस्था होती है उसका पुनरागमन मतलब फिर से आता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब बूढ़ापा बचपन का पुनरागमन माना जाता है। दोस्तों, ये जो पंक्ति हैं वो निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए 3 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। तो यह जो वाक्य है उसे आपको समझाना है कि यह वाक्य सही मायनों में सही है या गलत। तो हाँ, यह वाक्य सही मायनों में सही है, क्योंकि जो बूढ़ापा होता है वो बचपन जैसा ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों की जो हड्डियां होती है वो कमज़ोर और शिथिल होती है। ठीक उसी प्रकार बुढ़ापे में भी जो इंसान होता है उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। वो जो बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक उसी प्रकार बूढ़े भी अन्य लोगों पर आश्रित हो जाते हैं। इसीलिए इसे बचपन का पुनरागमन कहा गया है। दोस्तों, बचपन में जैसे खाने की इच्छाएं होती हैं, कुछ नई और चटपटी चीज़ों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है और उसकी ओर हमारा मन आकर्षित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बुढ़ापे में भी ऐसा ही हाल होता है। तो ऐसे शब्दों को आपको इस पंक्ति के संदर्भ में समझाना होगा। तो आशा रखता हूँ कि ये जो पंक्ति है उसकी समझ आपको आ गई होगी कि बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी। शेष मतलब बची हुई, बाकी। तो जो बूढ़ी काकी हैं उसमें जीभ का जो स्वाद है वो सविशेष है। उसके सिवा उसके जीवन में और कोई चेष्टा मतलब कोई प्रयत्न न था, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। उसे सबसे बड़ा जो कष्ट था वो था जीभ का स्वाद। अगर वह जीभ का स्वाद चखने को न मिले, मतलब अच्छा भोजन न मिले, तो रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि काकी अगर दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती थी तो वो सिर्फ था खाना। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। दोस्तों, यह मुहावरा है, जवाब दे चुकना मतलब निष्क्रिय हो जाना। मतलब बूढ़ी काकी की जो समस्त इंद्रियां थी, शरीर की जो इंद्रियां होती है वो समस्त इंद्रियां और हाथ और पैर सब निष्क्रिय हो चुके थे, मतलब काम करते नहीं थे। तो काकी क्या करती थी, जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, मतलब काकी की इच्छा न हो और उसकी इच्छा के विरुद्ध जब कोई काम करते, भोजन का समय टल जाता, मतलब भोजन का समय होता और काकी को भोजन न मिलता या उसकी मात्रा कम होती,
तो भोजन की मात्रा भोजन का जो प्रमाण है वो कम होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। तो देखिए काकी कब रोने लगती थी, तो वह दिन भर ज़मीन पर पड़ी रहती थी। उसकी इच्छा के विरुद्ध जब कोई काम करता था या तो भोजन का उसका जो समय था वो टल जाता था, निकल जाता था, या तो भोजन की मात्रा कम होती या तो बाज़ार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो काकी रोने लगती थी। कहने का तात्पर्य कि उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, मतलब काकी जब रोती थी तो छोटे बच्चों की तरह रोती थी। कैसे रोती थी? वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। दोस्तों, गला फाड़ फाड़ कर ज़ोर ज़ोर से वह काकी रोने लगती थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि काकी गला फाड़ फाड़ कर क्यों रोती थी। तो आपको 2-3 वाक्यों के संदर्भ में यह प्रश्न का हल मिल गया कि काकी दिन भर घर पर पड़ी रहती थी, घर वाले उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करते, भोजन का समय निकल जाता था और भोजन की मात्रा उसका प्रमाण कम होता था, या तो बाजार से कोई वस्तु आती और काकी को न देते तो काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। देखिए उसके काकी की पारिवारिक जीवन की चर्चा यहाँ पर बताई गई है कि उसके पति को स्वर्ग सिधाए बहुत वक्त हो चुका था। मतलब काकी का जो पति था उनका देहांत हो गया था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। देखिए यहाँ पर काकी का एक बेटा था, उसका नाम है तरुण। दोस्तों, ये एक वाक्य के संदर्भ में आपको पूछा जा सकता है कि काकी के बेटे का नाम क्या था। तो तरुण, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। पति और नौजवान बेटा तरुण गुजर गए थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। देखिए उसके परिवार में एकमात्र भतीजा था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। देखिए परिवार में कोई न रहने के कारण उनके पास जो संपत्ति थी वो सारी संपत्ति उन्होंने उनके भतीजे के नाम लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाज थे। देखिए काकी का एकमात्र भतीजा था, उसका नाम है बुद्धिराम। तो परीक्षा में एक वाक्य के लिए भी पूछा जा सकता है कि काकी के भतीजे का नाम बताइए, तो वह है पंडित बुद्धिराम। उन्होंने सारी संपत्ति लिखाते समय, मतलब बुद्धिराम काकी को समझाता है, बड़े बड़े सब्जी बाग दिखाता है। बड़े बड़े सब्जी बाग दिखाना उसका अर्थ होता है बड़े बड़े वादे दिखाना। तो संपत्ति लिखाते समय जो बुद्धिराम है वो बड़े बड़े वादे उसने किए थे कि काकी तुम्हें समय पर खाना मिलेगा, तुम्हारी हर चीज़ पूरी होगी, तुम्हारा हर ख्वाब पूरा होगा, तुझे ऐशो आराम से खिलाएंगे पिलाएंगे और रखेंगे। ऐसे कुछ वादे बुद्धिराम ने किए होंगे। तो इसे कहते हैं सब्जबाग दिखाना, मतलब बड़े बड़े वादे दिखाना। मतलब काकी को उल्लू बनाकर बुद्धिराम ने काकी की सारी संपत्ति अपने नाम कर दी। ये जो संपत्ति थी वो कुली डिपो के दलालों के द्वारा दिखाए गए हुए सब्जबाग जैसी थी। मतलब कुली डिपो जो होते हैं उनके जो दलाल होते हैं, जो बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन कुलियों को जीवन भर का जो भोजन होता है, मतलब उनका जो जीवन होता है वो सही मायनों में बहुत ही कष्टों और वेदनाओं में बीतता है। तो फिर भी उनको सही समय पर 2 वक्त की जो रोटी होती है वो नसीब नहीं होती है। ठीक वैसा ही हाल
यहाँ पर काकी का हुआ था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी। कहने का तात्पर्य यह है कि काकी की जो संपत्ति थी उसकी वार्षिक जो आय मतलब जो आवक होती है, आमदनी होती है, वो कम न थी। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। तो जिसकी संपत्ति के ऊपर बुद्धिराम ऐशो आराम से जी रहा था, वो जिसकी संपत्ति थी उस काकी को दिन भर का भोजन भी सही समय पर नहीं मिलता था। मतलब पेट भर भोजन पाने के लिए भी काकी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ओके, इतना रखते हैं, बाद में आपको आगे की जो कहानी है वो समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।